चलिए भाई, तो सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। और जैसा कि आप सभी को पता है, मॉक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, उसी का सॉल्यूशन करना। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, क्विकली करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्टार्ट मेनू ऑफ द विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम? यानी विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे तो यह विंडो मीनू बार के मध्य में होता है। तो मीनू बार होती नहीं है विंडोज में, होती है तो वहां पर स्टार्ट बटन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जब हम विंडो एक्सप्लोरर ओपन करते हैं तो वहां पर मीनू बार मिलता है, तो स्टार्ट बटन का वहां पर कोई काम नहीं है। सेकंड पढ़ें तो हमारे टास्क बार पर राइट कॉर्नर में होता नहीं, राइट कॉर्नर में हमें सिस्टम ट्रे या फिर हमें एरो पीक मिलता है, ठीक है, जहां पर सारे वॉल्यूम, बैटरी, नेटवर्क, डेट एंड टाइम, नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। टास्क बार मीनू वही विंडो की मीनू बार में होता है, बिल्कुल गलत है भाई। यह विंडो मीनू बार में तो होता ही नहीं है, मीनू बार विंडल में या किसी में वो तो आएगा ही नहीं। हाँ, टास्क बार के लेफ्ट साइड में होता है, क्योंकि हमें पता है स्टार्ट बटन सॉरी टास्क बार हमने सबसे बॉटम की बार पढ़ी थी, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। लेफ्ट में स्टार्ट बटन था और राइट में हमारा सिस्टम ट्रे था। बाकी काफ़ी जैसे विंडो लेटेस्ट में देखोगे तो आपको सेंटर में भी स्टार्ट बटन नज़र आएगा। बटे वैसे मोस्ट राइट में नहीं होता, बट लगभग मोस्ट लेफ्ट में नहीं होता, बट आप सेंटर लेफ्ट में समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। सेकंड को ध्यान से पढ़ना, काफी लंबा क्वेश्चन था लेकिन सरल बहुत था। एक ही वर्कफ्लो में अन्य वर्कशीट के मौजूदा सेल को एमएस एक्सेल डैश कोई भी हो, वर्जन मैटर नहीं करेगा, यानी एमएस एक्सेल में आप काम कर रहे हैं और एक ही वर्कबुक है जिसमें मल्टीपल सीट आपने बना रखी है, और उस सीट में सेल के रेफरेंस में वर्कशीट का नाम, उसके बाद कौन सा साइन आता है, यानी आपने किसी सेल का कोई सेल किसी सीट का कोई सेल एज अ रेफरेंस यूज किया, तो हमें पता है जब रेफरेंस के तौर पर सीट, किसी पर्टिकुलर सीट का कोई सेल लेते हैं तो सबसे पहले सीट का नाम आता है, एक साइन आता है, उसके बाद हमें वो सेल का नाम मिलेगा जिसे हमने रेफरेंस के तौर पर यूज करना है। चलिए, तो एक्सेल आपको कौन सा एक्सक्लेमेटरी पॉइंट मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन मिलता है, जो कि आपको जैसे अगर आपकी सीट 2 है तो सीट 2 ये साइन, और फिर आपका जो भी रो आप लोगे, जो रेफरेंस लोगे सेल का, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लाइनेक्स? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से करेक्ट बताइए। तो लाइनेक्स ओरिकल का है, बिल्कुल गलत, ओरिकल ने नहीं बनाया था लाइनेक्स को। लाइनेक्स मल्टीटास्किंग, हाँ ये बात सही है। लाइनेक्स डेनिस रिची ने नहीं, डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग का इन्वेंशन डेवलप किया है। किसने बनाया था? सर टोरवाल जी ने बनाया था 1991 के अंदर। क्लियर? तो ये तो हमें पता है। सिंगल यूजर के संबंध में आपने डॉस पढ़ा था, तो लाइनेक्स आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सीधा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीड ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज मेजर्ड इन, मतलब स्पीड, जब स्पीड के आधार पर हमने प्रिंटर पढ़े थे तो आपको याद है कि स्पीड देखो, एक तो आपने सीपीएस देखी थी जहां पर डॉट मैट्रिक को हमने डिनोट किया था, एक हमने एलपीएम देखा था, एलपीएम जैसे इंकजेट बैंड प्रिंटर को हम लोगों ने बोला था, एक पढ़ा था पीपीएम, पेज पर मिनट, जिसमें लेजर प्रिंटर को हमने डिनोट किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। काफी स्टूडेंट ये कह रहे थे सर सीपीएस आएगा, जब सीपीएस ऑप्शन में ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेज पर मिनट लिखा है, तो आप मैच कर लीजिए, या तो लाइन पर मिनट होगा या पेज पर मिनट होगा। तो पेज पर मिनट में आप इंकजेट को कंसीडर नहीं करते, आपको पता होगा। Question number 5, which of the following Excel function is used to convert a date that is stored as a task to serial number? तो Excel recognize as a date, मतलब Excel का वो कौन सा फंक्शन है जिसका उपयोग टास्क के रूप में स्टोर्ड दिनांक को सीरियल नंबर, मतलब आपने एज अ टेस्ट में कोई डेट लिखी है तो उसे नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसका है, ठीक है। तो जब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो दो ऑप्शन तो आपके इनवैलिड, इस नाम का कोई फंक्शन
होता ही नहीं है। तो यहाँ पर एक आपको वैलिड भी लग रहा है, लेकिन एक के बारे में आप जानते हो, टुडे के बारे में आप लोग बहुत अच्छे, टुडे का मतलब आज होता है और ये आज की डेट बताएगा, ये कन्वर्जन नहीं करता। तो कन्वर्जन के तौर पर आपका एक ही ऑप्शन नजर आ, डेट वैल्यू, ये वैलिड है। बाकी ई डेट, नेटवर्क डेट, नेटवर्क ये होते ही नहीं है। तो जब होते नहीं है तो उनका आंसर आप डील नहीं कर पाओगे। हाँ, जो होता है वो हमारे ऑप्शन में हमें अच्छे से समझ पाते हैं, उनके बारे में हम जानते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज फाइल एक्सप्रेशन, फाइल कंप्रेशन किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो देखो, डिवाइस आपको पता है ड्राइव सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो किसी हार्डवेयर के लिए ज़रूरी है। अब फाइल कंप्रेशन हमारा सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर के लिए ज़रूरी नहीं होता। अगर हम बात करें सिस्टम, तो सिस्टम तो नहीं है, एप्लीकेशन भी नहीं, क्योंकि फाइल कंप्रेशन यूज़र के लिए ज़रूरी नहीं, सिस्टम के लिए ज़रूरी। तो सिस्टम में भी एक सॉफ्टवेयर लिखा है जिसका नाम यूटिलिटी है। हमने कंप्रेशन के साथ साथ डिस्क डिफ्रैगमेंट, डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस को हमने इसी फाइल एक्सप्रेशन के साथ पढ़ा था, जो कि यूटिलिटीज के एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पैक्ट डिस्क विथ टेस्ट इमेज ऑडियो कैन ओनली बी रीड नॉट रिटन, यानी वो कौन सी कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसमें आप टेस्ट, इमेज या ऑडियो इन तीनों को स्टोर के साथ साथ सिर्फ रीड कर सकते हैं, लेकिन आप रिटर्न नहीं कर सकते, आप सिर्फ रीडिंग कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आपको पता है कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब है सीडी। तो सीडी में आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, दूसरा, बाकी दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो सीडी आर का मतलब होता है रिकॉर्ड वंस टाइम, सिर्फ एक बार रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि आपको पता है कि जब रोम लगता है तो रोम का मतलब रीड ओनली होता है, और यहाँ पर रीड ओनली ही लिखा है, तो इसका मतलब रोम करेक्ट होगा। आर और आर मतलब रोम में डिफरेंस यही होता है, आर का मतलब रिकॉर्ड वंस टाइम, सिर्फ एक बार रिकॉर्ड किया जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8, एक्सटर्नल कंपोनेंट लाइक नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड आर कनेक्टेड टू मदरबोर्ड थ्रू, यानी हमें अपनी कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड या साउंड कार्ड को कनेक्ट करना है, तो कैसे कनेक्ट होती हैं। तो उसके लिए हमें एक्सपेंशन स्लॉट की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रहा, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डैश एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शन का सेट या फिर नियम की एक प्रणाली को संदर्भित करता है। सर कोडिंग इज द करेक्ट आंसर, यानी कोडिंग एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, जो किसी पर्टिकुलर नियम के सेट को डिफाइन करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि कोडिंग को डिफाइन कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डैश स्पेशल प्रोग्राम यूजिंग which system utility access the कर्नेल फीचर्स, यानी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है ये, जो कि कर्नेल के फीचर्स को एक्सेस करने में हमारी मदद करता है। आपको पता है कंपाइलर और लोडर ये दोनों तो वैलिड है नहीं, क्योंकि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ये पार्ट या ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट नहीं होते। ठीक है। तो सेल होता है जिसका काम होता है यूजर के कमांड को इंटरप्रेट करना। ठीक है। और कर्नेल था जिसके साथ कनेक्शन हार्डवेयर के साथ था। वहीं हमने सिस्टम लाइब्रेरी भी देखा था, जो कि कर्नेल को फीचर्स को एक्सेस करने में हमारी मदद करेगा। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इज जनरली नॉट कंसीडर एज अ पोर्टेबल डिवाइस, यानी एक जगह से आप दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो आपको पता है लैपटॉप ले जा सकते हो, टैबलेट ले जा सकते हो, पीडीए ले जा सकते हो, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, लेकिन सुपर कंप्यूटर को आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, पोर्टेबल नहीं होता है। तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। मल्टी फंक्शनल का मतलब है कि वो प्रिंटिंग भी करे, कॉपी भी करे, स्कैनिंग भी करे। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। कोई प्रिंटिंग करता तो सीधा प्रिंटिंग ही हो जाता, लेकिन सारा काम करे ये मल्टी फंक्शनल का काम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल
रेफरेंस। आपको पता है रेफरेंस के तौर पर आपने तीन चीजें पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था आपने रिलेटिव, रिलेटिव की क्वालिटी ये थी कि रिलेटिव में कोई डॉलर साइन नहीं होता। दूसरा ये एड्रेस चेंज होता जाता है, ये एड्रेस चेंज हो जाता है। आपने तीसरा पढ़ा था एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट की क्वालिटी ये थी कि इसमें पहली बात है डॉलर होता है, ठीक है, और ये चेंज नहीं होता। तीसरा आपने मिक्स्ड पढ़ा था, मिक्स्ड में क्या होता है कि आपका कॉलम या रो के नाम दोनों में से किसी एक के नाम के पहले जब डॉलर लगा हो तो हमारा मिक्स्ड होता है, जबकि एब्सोल्यूट में रो एंड कॉलम दोनों के नाम से पहले डॉलर लगता है। ध्यान रखना, जो डॉलर साइन होता है वो सेल के रेफरेंस को डिफाइन करता है, लेकिन ये हमेशा आपका कॉलम के नाम के पहले भी लगेगा और रो के नाम के पहले भी लगता है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक के नाम के पहले लगे तब भी वो रेफरेंस को ही डिफाइन करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट पूछा है तो दोनों के साथ लगना चाहिए, जिसमें ऑप्शन नंबर पहला हमारा फोर्थ सेकंड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर ए के आगे भी डॉलर है, 5 के आगे भी डॉलर है, तो कॉलम और रो दोनों के नाम के पहले ही लगना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, यानी आपके पास वायरी नंबर है उनका एडिशन करना है। तो एडिशन में आपको सिर्फ एक ही चीज में प्रॉब्लम आती थी, जब 1 1 को ऐड करते हैं तो हमें पता है 0 मिलता है और 1 हमारा कैरी में चला जाता है। वहीं अगर आप 0 1 को ऐड कर अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो सब्ट्रैक्शन में आप एक ही चीज में फंसते थे कि सर 0 में से जब 1 को माइनस करते हैं तो 1 मिलता है, 1 को हमें बोरो करना पड़ता है। ये चीज हमने लोगों ने थ्योरी केसेस में पढ़ी थी। वहीं अगर हमारे पास जो नंबर है उनको लिख लेते हैं, जैसे 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है भाई। चलिए ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे आपको आंसर मिलेगा। जैसे 0 1 को ऐड करोगे तो 0 मिलेगा, 1 0 को ऐड करोगे तो 0 मिलेगा, ठीक है ना। ये दोनों 0 आ गए, ये क्या आ गए, दोनों 0 हो गए। अब 1 1 को ऐड करोगे तो आपको क्या बताया, 1 1 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, ये कैरी में चला जाएगा, तो ये आपका 0 आया, एक कैरी में यहाँ पे गया, ठीक है। तो 0 0 तो 0 रहेगा, लेकिन 1 के साथ 1 हो जाएगा और ये 1 0 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, क्विकली बता दीजिए ऑप्शन कौन सा। सॉरी एक गलत हो गया, ठीक, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ठीक है, ये वाला गलत हो गया। क्यों, 0 1 को ऐड करोगे तो 1 आएगा और 1 0 को ऐड करोगे तो आपको 1 मिलेगा, ये आएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी 0 1 को ऐड करने पर 1 मिलता है, 1 0 को ऐड करने पर आपको 1 मिलेगा और 0 0 को ऐड करने पर 0 मिलेगा। ये आपके नॉर्मल से मेथड है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, विथ रेस्पेक्ट टू कंट्रोल TCP/IP मॉडल। तो आपको बताना है यूडीपी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पर किसकी, OSI मॉडल की लेयर नंबर 4 पर, कौन सी लेयर है, ये लेयर नंबर 4 है। इस पर आपके दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, TCP एंड UDP। आपको क्वालिटी पता होगी कि UDP कनेक्शन लैस होता है, जबकि TCP हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल था। स्ट्रीमिंग के लिए जिस प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं वो UDP ही होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइस है जिसका यूज स्कैन इमेज, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंड राइटिंग ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है डिजिटल इमेज में। चलिए, तो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस में देखो स्टाइलस स्कैन करेगा नहीं। MICR के संबंध में हमें पता है कि हमें दो शब्द ढूंढने होते हैं, या तो बैंक या फिर चेक की बात होती है, तो ये दोनों में से एक भी है नहीं। कीबोर्ड हमें पता है कि हमेशा की बात करता है, यहाँ पर स्कैनिंग की हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सीधा 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन का मतलब समझ के हम ऑप्शन से डील करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा मेल वर्क्स का एक एरिया है जहां वे मैसेज भेजने की प्रक्रिया में हैं, या फिर मतलब प्रक्रिया में मतलब प्रोसेसिंग में, जिसे हम शेड्यूल्ड कहते हैं, जो मैसेज आपने शेड्यूल कर रखे हैं या तो वो होंगे, या फिर आपने कोई मैसेज भेजा वो फेल्ड हो गया, क्या हो गया है, फेल्ड हो गया, तो वो वहां पर जाएगा। तो ये मैसेज को स्टोर करने के लिए किसका हम यूज करते हैं, देखो इनबॉक्स में हमें पता है, इनबॉक्स में हमारे पास कौन से आते हैं सर, हमारे पास रिसीविंग आते हैं, सेंड में कंप्लीट डिलीवर वाले आते हैं, स्पैम में अनवांटेड आते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट होगा। जिन मैसेज को आपने शेड्यूल कर रखा है या फिर फेल हो जाते हैं तो उस केस में आपके आउटबॉक्स में चले जाते हैं, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 18,
MS एक्सेल में विच कैटेगरी फंक्शन डज कन्वर्ट कमांड हमारी किस फंक्शन कैटेगरी में आती है? तो आपको याद होगा जब हमने फंक्शन के साथ डील किया था तो फंक्शन की जो कमांड थी, सॉरी फंक्शन थी, और फंक्शन का डेफिनेशन के साथ साथ हमने उनकी कैटेगरी के साथ डील किया था। तो यहाँ पर पूछा कन्वर्ट फंक्शन का यूज किया जाता है। कन्वर्ट फंक्शन हमारा मतलब इंजीनियरिंग कैटेगरी में आता है। किस में आता है? इंजीनियरिंग में। अगला क्वेश्चन नंबर 19, इंक कार्टेज किस प्रकार के प्रिंटर में यूज होते हैं? आपको याद होगा रिबन हमारे किस में थी? सर रिबन यूज होती है डॉट मैट्रिक में। और वहीं अगर हम जाएं रिबन के अलावा, जैसे अगर मैं टोनर की बात करूं तो टोनर हमारा लेजर में था, और इंक हमारी इंकजेट प्रिंटर में थी। तो आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा, कौन सा आंसर लगाएंगे हम? आंसर आपको नजर आ रहा होगा, कौन सा आंसर लगाएंगे? ठीक है भाई, कौन सा लगाएंगे? इंकजेट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लेजर होता तो टोनर लगाते। ठीक है, अगर डॉट मैट्रिक है तो हम लोग रिबन लगाते। ठीक है भाई, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कंप्यूटर पर ध्वनि उत्पन्न करना है। कंप्यूटर पर क्या करना है? साउंड। और साउंड के लिए हमें पता है साउंड कार्ड यूज होता है, तो पहला ही करेक्ट है। साउंड की बात हो, साउंड कार्ड के साथ ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, भले ही आपको बड़ा लग रहा हो। ऑपरेटिंग सिस्टम की वो कौन सा फंक्शन है जो विभिन्न प्रोग्राम के लिए मेमोरी का अलोकेशन करता है? अब जाहिर सी बात है, मेमोरी का अलोकेशन कर रहा है तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ही आएगा। किसके अंदर आएगा? मेमोरी मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। प्रोसेस के लिए प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस के लिए डिवाइस, सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी। ये वो फंक्शंस थे जो हमने सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ देखे थे। वहीं है क्वेश्चन नंबर 22, MS एक्सेल में ओवरराइट मोड को चालू करने के लिए, ताकि टाइप करते समय मौजूदा वर्ड को अन्य वर्ड से बदल दिया जाए, तो हम किस की का यूज करते हैं? देखो, ओवरराइट करना है, ओवरराइट करने के लिए एक तो आपको इंसर्ट की का यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है इंटर की हमेशा एग्जीक्यूशन का काम करता है, मतलब किसी चीज को एग्जीक्यूट कर देगा या सेलेक्ट कर देगा। बैक स्पेस आपको पता है डिलीट का काम करता है, ये इंसर्ट या ओवरराइट का काम नहीं करता है। और शिफ्ट का हम अकेले यूज करते नहीं है। इसके अलावा अगर आप एक्सेल का यूज कर रहे हैं या फिर आप विंडोज का यूज कर रहे हैं, ओवरराइट या इंसर्ट का जब आप यूज करना चाहते हैं तो उसकी स्टेटस बार पर जब आप राइट क्लिक करोगे तो वहां से ओवरराइट और इंसर्ट दोनों की कमांड आपको मिल जाएगी, यानी विदाउट कीबोर्ड के साथ भी आप ओवरराइट कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, डैश टूल HTTP ट्रैफिक को लॉगिन करने, कैप्चर करने और डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। तो HTTP/RY क्या है? HTTP/RY, ये तो सीधा ऐसे ही याद करना है, कैसे प्रोसेस करता है, कैसे लॉगिन करता है, इसकी जरूरत नहीं। सिर्फ ये समझिए कि हमारे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रैफिक को लॉगिन करने के लिए या फिर कैप्चर और डिस्प्ले के लिए हम यूज करते हो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? विच रजिस्टर्ड कंटेन वन ऑफ द ऑपरेंट इन ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इन अ ALU। आपका वो कौन सा रजिस्टर्ड है जो ALU में किए जाने वाले ऑपरेशन का ऑपरेंट कंटेन करता है? अब एक बात बताइए, आपको पता ALU किसका पार्ट है? CPU का। तो स्टोरेज कहाँ होगा? CPU के लिए हमारे पास स्टोरेज कौन सा था? सर रजिस्टर्ड। और वैसे अगर आप जानते, यहाँ पे पूछा रजिस्टर्ड, तो ना तो रैम रजिस्टर्ड में आता, ना रोम, ना मेमोरी। आपको पता AC जिसे एक्यूमुलेटर कहते हैं वो रजिस्टर्ड में आता, सीधा उसी को लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 25, डैश एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो कि साउंड कंपन क्या करता है? साउंड कंपन प्राप्त करे और उन्हें ऑडियो सिग्नल में परिवर्तित करके रिकॉर्डिंग के माध्यम से भेजा जाता है। सर माइक्रोफोन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनपुट डिवाइस है वो भी साउंड वाली, तो यही है। साउंड के लिए आपने डिवाइस या तो माइक्रोफोन पढ़ी थे, स्पीकर, और इनपुट आ रहा है तो माइक्रो के साथ लगाना पड़ेगा, मैं स्पीकर नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26,
निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी है जो ऑर्गेनाइजेशन एंड होम यानी घर के यूजर को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है? आपको पता है इंटरनेट की जो सर्विस देता है वो हमारा आईएसपी होता है, जिसे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जानते हैं, जैसे एयरटेल है, जियो, ये हमारे आईएसपी हैं। नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल क्वालिटी क्या थी सर? इसमें डेटा परमानेंट स्टोर रहता है, ठीक है। एसरैम हमारी मेन मेमोरी होती है, ये परमानेंट रहेगा नहीं। डी रोम, डी रोम टाइप की कुछ रोम होती नहीं है। एम रैम टाइप की कोई रैम होती नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी डबल ईपी रोम नॉन वॉलेटाइल केस में यूज की जाती है। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसिंग फाइल एक्सटेंशन? वर्ड प्रोसेसिंग का फाइल एक्सटेंशन नहीं है। चलिए, तो आपको पता है देखो .doc और .docx ये दोनों के दोनों हमारे डिफॉल्ट एक्सटेंशन होते हैं। RTF पता है आपके वर्ड पैड का होता है, जो कि हमारे MS वर्ड में कंपेटेबल है, लेकिन BAT जिसे हम बैच फाइल कहते हैं, ये हमारे MS वर्ड में कंपेटेबल नहीं है, तो ये हमारे वहां पे यूज नहीं होता। तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, डैश एक डिजिटल इमेज या ग्राफिक की सबसे छोटी यूनिट है जिसे डिस्प्ले डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस पर रिप्रेजेंट यानी डिस्प्ले और रिप्रेजेंट दोनों काम किए जाते हैं। तो पिक्सल इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि सबसे छोटी यूनिट में यही आता है। बाकी अगर आप प्रिंटर पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को देखोगे, प्रिंटर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पता है फिर वो डॉट्स में चला जाएगा। किस में चला जाएगा सर? डॉट में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा फास्ट है, लेकिन क्वेश्चन इजी है इसीलिए हम लोग फास्ट करें। बस आपको क्वेश्चन का मीन समझना था। जैसे वेब ब्राउजर डैश में कमांड को वर्तमान पेज से पिछले पेज पे ले जाना, यानी हम किसी करंट पेज पर हैं, हमें पिछले पे यानी प्रीवियस पेज पे जाना है। तो आपको बता देखो, सेव तो सेविंग होता है, रिलोड से आपको पता है कि वो अगेन लोड होके आ जाता है, ठीक है। अब फॉरवर्ड का मतलब होता है नेक्स्ट, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे नेक्स्ट, और बैक का मतलब होता है प्रीवियस। तो यही आंसर होगा। और ये हमारे जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर विंडो बना दूं, ये मेरी विंडो है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको URL नजर आएगा, यहाँ पर URL आएगा। इसी URL के बगल से अगर आप देखोगे तो 3 बटन मिलेंगे। पहला, यहाँ पर आपको रीलोड मिलता है, फिर आपको ऐसे 2 साइन और नजर आते हैं। ये हमारा बैकवर्ड है, ये हमारा फॉरवर्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट। 31 में हो सकता है आप लोग फंसे हो, क्योंकि फंसने लायक था। MS विंडोज अब 7 हो, 8 हो, आपके पास 11 हो या 10, जो यूजर को एक विंडो को बहुत जल्दी से आगे पीछे हिलाने में संपन्न रहता है, और जैसे हम उसे आगे पीछे मूव करते हैं तो जितनी विंडो हमारी एक्टिव हैं सारी छोटी कर देगा, मतलब रिसाइज हो जाएंगी। और अगर फिर से हिला दिया तो फिर वो सारी विंडो छोटी नहीं हो जाएंगी, सारी विंडो मिनिमाइज हो जाएंगी। और मिनिमाइज का मतलब वो टास्क बार पे चली जाएंगी, और उनको अगेन हिलाने से जैसी हमारी विंडो है उस विंडो का फॉर्म रिस्टोर हो जाएगा। समझ गए? यानी अगर हमारी मैक्सिमाइज विंडो है सारी, हमने एक विंडो को ड्रैग किया तो जितनी भी हमारी एक्टिव थी वो सारी मिनिमाइज हो जाएंगी, फिर से चेक किया तो वो रिस्टोर्ड हो जाएंगे। रिस्टोर्ड का मतलब समझते हो? छोटी, जो कि डेस्कटॉप में फिट में नहीं आती। फिट कर दोगे तो फिर हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। फिट कर दोगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगी, ठीक है। 32 द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ डॉक्यूमेंट योर फ्लैश ड्राइव टू अ गूगल ड्राइव, यानी आपको अपनी ड्राइव से गूगल में ले जाना है, यानी क्लाइंट से सर्वर पर जाना है। तो आपको पता है क्लाइंट से सर्वर अपलोड इज द करेक्ट आंसर। हाँ, अगर सर्वर से क्लाइंट होता तो यहां पर डाउनलोड, ये अपलोड। 33 इंटरनेट के भीतर सूचनाएं भेजने, ट्रैवल करने और प्राप्त करने को कंट्रोल करने वाला नियम, यानी
वो सेट ऑफ रूल्स जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा, कंट्रोल करेगा या फिर प्राप्त करेगा, तो उसके लिए प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल का डेफिनेशन ये था, सेट ऑफ प्रोटोकॉल की, सेट ऑफ रूल्स की बात करता है। प्रोटोकॉल क्या करता है सर? सेट ऑफ रूल्स की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? पेज कलर ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैब ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के किस टैब के अंदर आपको पेज कलर मिलेगा? तो आपको याद होगा कि पेज कलर के लिए हम लोग क्या करते थे? पेज कलर सर डिजाइन टैब में मिलता है, डिजाइन टैब में। तो डिजाइन टैब में हमारे पास ग्रुप कौन सा है सर? पेज बैकग्राउंड है। कितनी कमांड आती है सर? 3 आती हैं। कितनी टोटल है? 3। 3 में एक वाटरमार्क, पेज कलर और आपका पेज बॉर्डर, ये 3 कमांड है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपको टेक्स्ट जोड़ना है स्लाइड में, तो स्लाइड का जो वर्किंग एरिया उसे हम प्लेस होल्डर के नाम से जानते हैं, जो एज अ टेक्स्ट बॉक्स भी कंसीडर किया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। प्लेस होल्डर पहले से डिफाइन हुए बॉक्स होते हैं और हमें जो आपका नोट सॉरी जो आपका नोट्स क्या कहते हैं उसे, टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, टेक्स्ट बॉक्स, उसे हम इंसर्ट कराते हैं। तो ये नोट बॉक्स नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग इंसर्ट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि आपको स्कैडर चार्ट के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। स्कैडर चार्ट के संबंध में पहला ऑप्शन कह रहा है कि इनका उपयोग स्टॉक, भाई स्टॉक लिखा है तो स्टॉक मार्केट में आएगा, क्या ये ऑप्शन होगा? आप बोलोगे नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, दी स्टार्ट यूज टू स्टार इज, यह चार्ट एक से अधिक डेटा श्रृंखला को प्रेजेंट करने के लिए इसको इन्हें पढ़ना आसान नहीं होता। एक से अधिक डेटा को रिप्रेजेंट करना, इन्हें पढ़ना आसान नहीं होता। डाउट नॉट इज द, डाउट नॉट हो जाएगा। कंपेयर वैल्यू के लिए आपको पता है कॉलम होगा या फिर बार होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यह चार्ट, मतलब ये जो चार्ट है, अ स्मूथ कर्व दैट कनेक्ट और कनेक्ट द डेटा पॉइंट, डेटा पॉइंट के साथ कनेक्ट किया जाता है स्मूथ कर्व के माध्यम से। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। और इस स्कैटर चार्ट को हम एक्स वाई चार्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स वाई चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, एमएस वर्ड में ऑनलाइन टेस्ट एक वर्ड लिखा है, इस पर हमें टॉगल केस के किस विकल्प पे लगाएं कि हमारे पास रिजल्ट कौन सा आएगा? सॉरी, टॉगल केस लगाना है हमें, टॉगल केस अप्लाई। और टॉगल का मतलब क्या था सर? कैपिटल लेटर हैं उनको लोअर में कर देगा और लोअर को कैपिटल में। अब यहाँ पे देखो, ऑनलाइन टेस्ट में तो ओ तो कैपिटल है और टी कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। तो एक बात तो कंफर्म है कि ओ स्मॉल होगा, बाकी जितने भी हैं वो हमारे कैपिटल हो जाएंगे। अगर टेस्ट की बात करें तो टी स्मॉल होगा, बाकी सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे। तो खुद से देखो, ओ स्मॉल है, यानी ऑप्शन पहला ही करेक्ट आ रहा है। ऑप्शन पहला ही करेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक्स विकल्प न्यू सेक्शन ब्रेक। जब हम न्यू सेक्शन ब्रेक लगाते हैं एमएस वर्ड में, उसी पेज पे सेक्शन ब्रेक करना है। सेक्शन ब्रेक 4 पढ़िए। देखो, नेक्स्ट पेज अगले पेज पे लगाता है, कंटिन्यूस फॉलोइंग पेज, यानी उसी पेज पर, ऑड पेजेस पर, इवन पर। तो ऑप्शन पहला ही कौन सा होगा? 4th वाला करेक्ट हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि आपको एक जगह से दूसरी स्थान पर ले जाना है, यानी मूव कराना है। क्या करना है? मूव कराना है। तो मूव करने के लिए हम कंट्रोल मतलब एक्स करते हैं, कट करेंगे, फिर वी करेंगे। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 40, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2021 में जारी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन है? नवीनतम, देखो, लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, तो आपको पता है लेटेस्ट वर्जन विंडो 11 है। तो ऑप्शन
यही करेक्ट होगा। हाँ, 2021 की बात करें तो 21 में हमारा विंडो 11 ही लॉन्च किया गया था। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग एन इज एन ऑप्शन पैराग्राफ स्पेसिंग इन वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ स्पेसिंग कहाँ मिलता है? तो पैराग्राफ स्पेसिंग सॉरी कहाँ मिलता है ये नहीं पूछा, पैराग्राफ स्पेसिंग का कौन सा ऑप्शन है। तो अगर आप देखो सिंगल ओपन, अगर आपको कुछ सिमिलर नजर आ रहे होंगे, आपको कुछ सिमिलर नजर आ रहे होंगे, लेकिन इनके साथ डील कैसे करेंगे? तो डील के देखो, सिंगल क्या होता है सर, लाइन स्पेसिंग पढ़ा था, लेफ्ट क्या होता है इंडेंट, लेफ्ट और राइट इंडेंट होते हैं। तो ओपन इज द करेक्ट आंसर, ओपन, रिलैक्स, कॉम्पैक्ट, ठीक है ना, टाइट, ये हमारे पैराग्राफ स्पेसिंग के ऑप्शंस होते हैं जो कि डिजाइन टैब में आपको एक्सेस करने के लिए मिलेगा। कहाँ मिलेगा? डिजाइन टैब में। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस बार लेटेस्ट में क्वेश्चन देखा गया था, वो भी सर्वर और क्लाइंट वाला। तो अगर आएगा तो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड के जो एग्जांपल्स हैं उन्हीं से हो जाएगा। लेकिन पॉपुलर सर्वर साइड की बात करें तो PHP होता है। क्यों? क्योंकि ये यूज किया जाता है सर्वर साइड, जब हमें सर्वर साइड पे प्रोग्रामिंग कुछ करनी है तो उस केस में PHP का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला है 43। एक प्रकार की टॉगल की है, ठीक है, जिसे टाइप करके प्रत्येक अक्षर को बड़ा, ठीक है, जब तक आप बंद नहीं करेंगे तब तक लिखा जा सकता है। यानी कैपिटल लेटर में हमें लिखना है। तो आपको पता है टॉगल की इस क्वेश्चन में दो ही हैं, एक तो नमलॉक है, एक हमारा कैप्स लॉक। कैप्स लॉक हमेशा कैपिटल टू स्मॉल के लिए किया जाता है, कैपिटल टू लोअर केस की बात करें उस केस में। नमलॉक की बात करें तो राइट साइड में जो हमारे कीबोर्ड पे न्यूमेरिक कीपैड होता है उसे ऑन और ऑफ के लिए हम लोग यूज करते हैं। और टॉगल की का एक बेसिक फंडामेंटल यही होता है कि ऑन और ऑफ दोनों केस में यूज होता है। नेक्स्ट है 44, हमें फुल फॉर्म बताना ULSI का। ULSI सर टेक्नोलॉजी यूज होता है हमारा किसमें सर, 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी USI, जिसे हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर 2। बाकी अगर आप देखोगे तो वेरी लार्ज हमारे वेरी जो स्केल इंटीग्रेशन था, स्केल इंटीग्रेशन जो कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ होता है। बाकी अगर थर्ड में जाओगे IC में आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल इंटीग्रेशन, इन सब का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पांचों याद रखना, पांचों कभी ना कभी फुल फॉर्म या फिर टर्म के फॉर्म में भी पूछ लिए जाते हैं। MS वर्ड में मेलिंग टैब के अंतर्गत उस ग्रुप की पहचान करें जिसमें केवल एक आइकॉन रहता है। यानी अगर आपने कभी मेलिंग टैब को विजिट किया हो तो आपको पता है 5 ग्रुप आते हैं। कौन कौन से? क्रिएट, स्टार्ट मेनू, राइट एंड, इंसर्ट फीड, प्रीव्यू और हमारे पास फिनिश। 5 में से कौन सा है जिसमें सिर्फ एक ही आइकॉन नजर आएगा सर? वो है हमारा फिनिश। लास्ट ग्रुप है हमारे MS वर्ड के मेलिंग्स टैब का। तो ऑप्शन अगर आप क्रिएट में बात करो 2 रहते हैं, स्टार्ट में 3 रहते हैं, राइट एंड इंसर्ट फील्ड में मल्टीपल है, हमने काउंट नहीं किए हैं, समथिंग 8-10 हैं, जितने भी हो। 46 वो कौन सा टैब है जो डिफॉल्ट टैब के नाम से जाए? डिफॉल्ट का मतलब है कि जब हम MS वर्ड को, एक्सेल को, पावर पॉइंट को, किसी को भी ओपन करें तो हमारा जो सामने टैब आता है उसे हम डिफॉल्ट कहते हैं। तो आप बोलोगे सर होम आता, ये क्वेश्चन अकेला MS वर्ड में नहीं है, आप किसी में भी रख लो, एक्सेल में रखो, पावर पॉइंट में रखो, आंसर यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47। एग्जाम्पल बताना है आपको सुपर स्क्रिप्ट। देखो आपको एक चीज बताई थी कि x की पावर 2 है, x पर अगर मैंने पावर 2 लगा दी तो ये सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसे हम ऊपर लिखेंगे। और अगर बेस 2 लगा दिए तो इसे हम सब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब। तो यहाँ पर सुपर है यानी जिसमें पावर ऊपर लगी हुई वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में लगी, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 इक्वल टू 20 दिया है। तो जहां पर पावर वहां पर हमारा काम। 48
MS वर्ड में होम टैब के क्लिपबोर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा आइकॉन नहीं मिलेगा। तो क्लिपबोर्ड में जाओगे, आपको पता है क्लिपबोर्ड में हमारे पास कितनी कमांड है सर, 4 होती हैं। कौन कौन सी? पेस्ट, कॉपी, कट, फॉर्मेट, पेंटर। ये देखो, ये आपका किसका है? कैंची लगी तो कट का होगा, ये पैड लगा है तो पेस्ट का होगा, ठीक है ना। ये हमारा किसका है सर? फॉर्मेट पेंटर का है। किसका है? फॉर्मेट पेंटर का है। ये किसका है सर? कलर को हाईलाइट करना, यानी आपने, ये हमारे फॉन्ट ग्रुप में आता है। किस में आता है? फॉन्ट ग्रुप में आएगा। और फॉन्ट ग्रुप में हमें कलर को हाईलाइट करना है, कलर के बैकग्राउंड में, तब हम यूज करते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, अ टास्क परफॉर्म बाई मर्ज एंड सेंटर फीचर्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में हमें क्या करना है? मर्ज एंड सेंटर फीचर्स का हम लोग यूज क्यों करते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है शब्द के बीच में रिक्त स्थान जोड़ने के लिए। दूसरा है टेक्स्ट को सभी मार्जिन के साथ अलाइन करने के लिए। तीसरा है सभी टेक्स्ट को परिभाषित मार्जिन की सीमा करने के लिए बाध्य है। यह सेलेक्टेड सेल की कंटेंट को क्या करता है? कंबाइंड और सेंटर की बात करता है। मतलब ये हमारे सेलेक्टेड सेल की कंटेंट को कंबाइन करेगा, कंबाइन के साथ साथ उसे सेंटर भी करेगा। और कंबाइन का मतलब होता है मर्ज करना, कंबाइन का मतलब होता है मर्ज करना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 50 डैश ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग विभिन्न स्थानों पर यूजर के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आमने सामने बैठकर हमें क्या करनी है? हमें कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, हमें उसके साथ मीटिंग करनी है। तो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में जाओगे तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि जब दो बैठक की जाती, बैठक का मतलब समझते हो फेस टू फेस मीटिंग, आमने सामने मीटिंग का मतलब कॉन्फ्रेंसिंग ही होता है, वही वीडियो कॉलिंग, ठीक है। अगला है 51 भाई क्या कह रहा है? एक ऐसा डिवाइस जो दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है, इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। देखो, जब दो इंटरनेट को कनेक्ट करने की बात आती है तो हमने दो चीज़ पढ़ी हैं सर, एक तो हम ब्रिज लगाएंगे, दूसरा हम लोग गेटवे लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? गेटवे लगाते हैं। लेकिन आपको पता है कि गेटवे का यूज़ किया जाता है दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। तो गेटवे इज द करेक्ट आंसर। अच्छी बात है कि ब्रिज ऑप्शन में नहीं है, अच्छी बात है कि ब्रिज एक भी ऑप्शन में, तो ब्रिज के साथ आप लोग डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग एरर एंड मैनेजमेंट क्वेरी। मतलब कौन सा प्रोटोकॉल है जो हमारे मतलब एरर को रिपोर्ट करेगा, साथ ही साथ में क्वेरी को मैनेज करेगा। देखो, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको याद है कि आप FTP का यूज़ करते थे फाइल के ट्रांसफ़र के लिए, आप इसका यूज़ होगा, ये कम्युनिकेशन को बिल्ड करता है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ICMP या फिर STMP। भाई STMP, तो कौन सा आंसर होगा? ICMP होगा या STMP होगा? दोनों में से एक आंसर कर दीजिए, क्योंकि दो ऑप्शन मैंने आपके लिए एलिमिनेट कर दिए, और दो ऑप्शन एलिमिनेट का मतलब है 50% सॉल्व। अब आप 50% बता दो कि कौन सा आप लोग लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? वही हमारे कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन होगा। थोड़ा मैंने इसका सॉल्यूशन फास्ट कराया, तो अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन को मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया, वैसे तो अपनी तरफ से जितनी कोशिश करता हूँ मैं एक्सप्लेन करने की उतनी करता हूँ, फिर भी आप इतने टास्क के साथ डील कर चुके हैं तो फिर आप एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से डीलिंग से समझ जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। पहला आंसर सही होगा, ICMP। क्या होगा? ICMP। अब जब कंप्यूटर हो जाता है उसके बाद आपके पास चॉइस रहता है कि आप सीधा स्विच करो GS पर, जनरल अवेयरनेस पर। अगर वहां जाते हैं तो आपको पता है कि 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 में से आपको सीधा अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन आए सीधा लगाओ, नहीं आता है मार्क रिव्यू करके, वैसे मार्क रिव्यू करना वहीं लगाना है, ठीक है। जब GS के साथ हम डील करते हैं तो 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। लेकिन अगर हम मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग टाइम टेकिंग होता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है 5 नंबर का, इसके लिए भी समय बचा के रखा करो। लास्ट के अगर 5 से 8 मिनट बचे तो तुरंत स्विच कर जाओ, फिर कोई भी पार्ट आप सॉल्व ना करो तो ज़्यादा अच्छा है,
है, क्योंकि ये रीजनिंग वाला ऐसा पार्ट है कि फ्री में नंबर देके जाता है, फ्री में ऑपरेट करोगे तो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मैथ्स का पहला यानी 58 वाला। यहाँ पर अच्छी बात है कि एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालनी नहीं, अप्रॉक्स निकालनी, तो अच्छी बात है, मैं अप्रॉक्स के हिसाब से ही जाएंगे। ये देखो 29.8 लिखा, यही वो क्वेश्चन है जो हर एक स्टूडेंट को करने चाहिए। देखो 29.8 पॉइंट का मतलब है इसे मैं 30% लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जैसे लिखा है मैं वैसे लिख रहा हूँ। देखो 60.1 है, इसको मैं 60% बोल सकता हूँ सर, बिल्कुल बोलिए, कोई आपत्ति है ही नहीं। अगर आप 60% बोलेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि लगभग वैल्यू समान है। लगभग वैल्यू क्या है, समान। इसे मैं 104 बोल लेता हूँ, क्योंकि समथिंग वही है। ठीक है, अब क्या करना है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है सर, पर बटे 100 यानी 1/100। चलिए तो मैं क्या करूँगा, 30 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 260 प्लस 6 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 510 माइनस का 104। ठीक है, चलो करो भाई। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये जीरो कैंसिल, 26 का 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 78 आएगा। क्या आएगा, 78 आएगा। यहाँ देखो ये जीरो से ये जीरो से ये 51 का मल्टीप्लाई करो, तो 51 का मल्टीप्लाई करोगे 5 में सॉरी 6 में, तो आपका 306 आएगा, 30 माइनस का 104 है। बस कर, इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। बताओ इसे सॉल्व करने में कुछ है क्या, इसे सॉल्व करने में कुछ है क्या? आपको पता है कि पहले प्लस करना है और फिर माइनस करना है। क्या करना है, पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है। माइनस कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको रूल बताया उसी के तहत तो जाओगे। चलिए तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ गया 10। इसमें से हमें 104 माइनस करनी है भाई, निकाल लीजिए। 082 यानी 280 के बराबर, 280 यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सिमिलर है, यानी आपको वही सिंप्लीफिकेशन की तरह करना है, लेकिन जैसा लिखा है आपको वही करना होता है। क्या लिखा है सर, 0.5 है, मल्टीप्लाई 90 है, डिवाइड में आपके पास 1.5 है। ठीक है, इसे सॉल्व करना है भाई। अब इसे सॉल्व करने में कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। देखो इस पॉइंट से मैंने ये पॉइंट हटा दिया, अगर मैं 15 से इसे कैंसिल आउट करूं तो 15 छक्के 90 होता है। ठीक है, तो हमें क्या मिला, यानी 5 मल्टीप्लाई 6 क्या आएगा, 30, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यानी ऐसे क्वेश्चंस होती हैं आपके एग्जाम में मैथ्स के स्पेशल, कि आपको देखते ही आप लोग कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती बस। चलिए नंबर सीरीज के लिए तो आपको मैंने पैटर्न बताया है कि नंबर सीरीज में पहले ये चेक करो कि आपका नंबर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पर नंबर सीरीज के नंबर हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब इंक्रीज तेजी से हो रहे हैं या स्लो हो रहे हैं, आप बोलोगे सर तेजी से हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 90 से 270 हुआ, 36 से 90 हुआ, तो ये तेजी से बढ़ रहा है, तो यानी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर हुआ है, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि जब नंबर सीरीज का जो नंबर है वो तेजी से बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होता है। चलिए तो मल्टीप्लाई के आधार पर अगर आप पैटर्न बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे अगर मैं 12 में 1 का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 12 मिलेगा। ठीक है ना, इस 12 से ये 12 तो बन गया। अगेन दूसरा 12 लूं, उसमें मैं 1.5 यानी 1.5 का मल्टीप्लाई करूं तो आपको पता है 12 का 1.5 गुना आपका 18 होता है, यानी 18, 12 से 18 बन गया। ठीक है ना, 18 का मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं आपको पता है 36 बन जाएगा, यानी 18 से 36 भी बन रहा है। इसका मतलब क्या है सर, 36 में 2.5 का मल्टीप्लाई होगा। अगला नंबर मिला है 90, 90 में 3 का मल्टीप्लाई होने पर हमें ये नंबर मिला है। ठीक है, अगला क्या पोजीशन है सर, 170 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, आप बताइए। आधे का डिफरेंस इंक्रीज होता चला गया, आधे का डिफरेंस देखो, पहले 1 का किया, फिर 1.5 का किया, फिर 2 का किया, फिर 2.5 का, फिर 3 का किया, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना का होगा सर, 3.5 का। तो कर दीजिए भाई, 3.5 का करोगे तो आपको सीधा आंसर नजर आ जाएगा। फिर भी करिएगा, देखो कैसे करोगे सुन लीजिए भाई। देखो अगर मैं 81 का 27 का 3 बार करूं तो 81 होता है। ठीक है, और अगर मैं 27 का 5 बार करूं तो आपको पता है कितना होगा,
27 का अगर 5 बार करोगे तो आपको कितना नजर आए सर? 135, 27 पंज 135 ऐड कर दो, 5 4 9 यानी 945। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। आप मल्टीप्लाई करेगा 27 का सीधा 35 में मल्टीप्लाई करोगे आपको यही आएगा। मैंने थोड़ा शॉर्ट मेथड से कर लिया, लेकिन आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मेन होता है पैटर्न। पैटर्न मैंने आपको बता दिया, मल्टीप्लाई के आधार पर निकला। चलिए क्वेश्चन है 61। ये हो सकता है आपको समझ में ना आए, स्पेशल उन लोगों के लिए जिनको मैथ्स थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जिनको मैथ्स आता है उनके लिए भी अगेन ये सिंपल ही था। पूछा क्या है आपका, 476 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खम्भे को 14 सेकंड में पार करती है। तो आपको पता है जब स्पीड की बात आती है तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में। आगे आगे पढ़ेंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन द्वारा 20 सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर है। ठीक है, एक आदमी उस प्लेटफॉर्म को 7 मिनट 5 सेकंड में पार कर देता, आदमी की स्पीड क्या होगी? ठीक है, तो आदमी की स्पीड अगर मैं बात करूं, यहां पर लिखूं मैन स्पीड, तो मैन की स्पीड हमें निकालनी है, लेकिन मैन की हमें स्पीड के लिए डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस टाइम हम लोगों को दिया, देखो 7 मिनट 5 सेकंड का मतलब है सर बोला 425 सेकंड। कितना है? 425 सेकंड, क्योंकि 7 छक्के 42, तो 7 मिनट में आपके 420 सेकंड तो हो जाएगा, 5 सेकंड और हैं, तो आपको तो मेन उस प्लेटफॉर्म को पार करने में 425 सेकंड ले रहा है। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। अब बात आएगी कि प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कहां से मिलेगी। तो डिस्टेंस के लिए आपको एक टर्म दिया गया है कि ट्रेन की जो स्पीड है ना, अगर ट्रेन 20 सेकंड चलती है तो जितना चलेगी उतना हमारा प्लेटफॉर्म की स्पीड है, इतना प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस है, बस वहीं से काम हो जाएगा। तो पहले हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी होगी, लेकिन ट्रेन की स्पीड के लिए हम देखो हमें डिस्टेंस चाहिए, बिल्कुल दी है, और हमें टाइम भी दिया। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, मैं यहाँ पर ट्रेन की स्पीड लिखता हूँ। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जब कोई ट्रेन या फिर कोई आदमी जब किसी खम्भे को पार करता है तो उसकी खुद की लंबाई के बराबर ही वो डिस्टेंस को कवर करेगा। क्यों करेगा? देखो एक ये खम्भा है, ठीक है ना, अब इतनी लंबी ट्रेन आ रही है, अब इतनी लंबी ट्रेन इसके पार कब जाएगी? जब खुद की लंबाई को पार कर लेगी तभी तो बाहर निकलेगी, ठीक है ना। तो इसमें कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? जितनी उसकी लंबाई है। तो यहाँ पर जो ट्रेन के द्वारा जो मतलब क्या बोलते हैं 14 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगी उसकी खुद की लंबाई कितनी सर? 476 है। डिवाइड में कितना आएगा? 14 आएगा। क्यों? क्योंकि 14 सेकंड में उसकी उस खम्भे को पार करे। तो यहां से आपकी ट्रेन की स्पीड निकल आएगी। निकाल लोगे, देखो 14 से कैंसल आउट को 14 कितना होता है? 14 का 3 बार जाएगा, 42, ठीक है, 42 का आ गया, 3 आया, फिर बचा कितना? 5, तो फिर जाएगा 4, यानी 34 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपकी ट्रेन जा रही। कितनी जा रही? 34 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपकी ट्रेन जा रही है। फिर कोई दिक्कत आई? 34 जा रही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या हो रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल ली। हमें क्या निकालना है? प्लेटफॉर्म की लेंथ निकाल ली। अब प्लेटफॉर्म की देखो, ये मैंने प्लेटफॉर्म लिखा, ये लिखा प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म की लेंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर? स्पीड इनटू टाइम। अब ट्रेन की स्पीड दी है और टाइम भी दिया है, तो प्लेटफॉर्म की अगर मैं लेंथ निकालूं तो 34 मल्टीप्लाई 20 सेकेंड, क्योंकि 20 सेकेंड में जितना चलेगी उतना ही प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो वही यहां पर हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ की अगर हम बात करें तो उसकी स्पीड और टाइम में मल्टीप्लाई कर दो, हमें मतलब मिल जाएगी। तो मल्टीप्लाई करो सर, ये डिस्टेंस आएगी 680। कितना आएगी? 680 आ जाएगा प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, जो कि मीटर में है। हमें क्या चाहिए? हमें प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस चाहिए। बस यहाँ पर डी की जगह आप 680 रख दोगे, आपको आपका आंसर नजर आ जाएगा भाई। कैसे? यानी मैन की जो स्पीड आएगी वो डिस्टेंस है हमारा 680 डिवाइड में 425 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, मीटर पर सेकेंड निकाल लो। स्पीड आपकी आ जाएगी। क्या करें? कैंसल आउट करना है भाई, कर दीजिए भाई। कैसे करें? पहले 5 से ही कर लो, देखो
5 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना 8 और ये बचा 5। ठीक है चलो आगे जाओ। 5 भैया 5 बचा 1 और 5 3 बार जाएगा, फिर बचा 3 या 36, यानी 36 डिवाइड बाई 85। 85 का 36 में डिवाइड दे दो, 85 का 36 में डिवाइड दे दो भाई, दे दीजिए, दे दोगे ना। 85 का 136 में मुझे डिवाइड करना है भाई, कितनी बार जाएगा, पहले तो जाएगा एक बार, एक बार गया तो 85 आएगा, एक बार गया। अब बचेगा कितना 15। ठीक है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो। अब कितनी बार जाएगा सर 6 बार, 6 बार ये पूरा बार चला जाएगा, आप करके देखना। तो 1.6 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है, 1.6 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है। ठीक है चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 62। क्या है, वर्तमान में ए और बी की आयु का रेशो दिया है, मतलब ए और बी की जो रेशो है, ए और बी की आयु का जो रेशो है वो है 3:8। आगे दिया है ए और सी की आयु का रेशो दिया, ए और सी की आयु का रेशो दिया है 1:4। ठीक है, 3 वर्ष पहले, यानी 3 वर्ष पहले इनकी आयु का सम दिया है 83। हमें सी की वर्तमान एज निकालनी है भाई। ठीक है चलो ये निकाल लेते हैं। पहले इन तीनों का कंबाइंड रेशो निकालेंगे, और कंबाइंड देखो A:B लिखा है, इसे मैं B:A लिखूं तो ये आपका 8:3 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ये अगर निकालने में। इसका मैं क्यों निकाल रहा हूं, देखो इसका रीजन ये है कि जब आपका ए बी का रेशो दिया है और ए सी का रेशो दिया है, तो यहां से आपका बी ए और सी का रेशो निकल आएगा, बी ए सी का रेशो निकल आएगा, ये बी ए सी का। ठीक है, आपको पता होगा जब बी ए का रेशो दिया है और ए सी का रेशो दिया है, तो यहां से आपको बी ए सी का रेशो मिल जाएगा। कैसे, यानी 8:3 डिवाइड में यहां पर आएगा 1:2, तो यहां से कंबाइंड रेशो हम लोग निकाल सकते हैं, या आपको रेशो निकालना आता होगा। ठीक है, अगर मैं यहां से B:A एंड यहां से निकालूं, देखो ये किसकी वैल्यू है, ये B की है, तो यहां से रेशो निकलेगा B:A रेशो C। यहां से वैल्यू निकालो, यहां से वैल्यू निकालो, कैसे आएगी, देखो B की वैल्यू तो ये रहेगी तो 8 आएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर ये आपको 3 मिल जाएगा, फिर 3 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो आपको रेशो मिल जाएगा 12, यानी ए बी का रेशो 8, ए का रेशो 3 और आपका सी का रेशो 12 आ गया। ठीक है, अब दिया क्या है, 3 वर्ष पहले इनकी जो एज है ना उनमें 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले यानी तीनों लोग हैं तो 3 वर्ष पहले 9 हो जाएगा टोटल, तो इनका जो सम दिया है ना, सम वो हमारा 83 के बराबर है। बस इसी मेथड को हमें फॉलो कराना भाई, यानी 8x - 3 प्लस 3x - 3 प्लस 12x - 3, यानी सारे 3 वर्ष पहले, मतलब सबके साथ में 3 वर्ष पहले निकाल दिया, तो कॉमन रूप से ये -9 हो जाएगा, क्योंकि -3 -3 -3। अगर x की वैल्यू निकालोगे तो 12 और 3 23, यानी 23x आएगा, तो ये हमारी x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व कर देना भाई। ठीक है, अब तो सिंपल सॉल्व कर देना भाई। देखो ये 9 माइनस का इधर जाएगा, 9 माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 23x ही रहेगा, यहाँ पर ये 23x रहेगा, तो x डिवाइड में यहाँ पर 3 प्लस कर दो, कितना आएगा सर 92 आएगा, 92 डिवाइड बाई 23 कैंसिल करो तो 4 बार जाएगा, यानी x की वैल्यू है वो 4 आ रही है। क्या आ रही है, x = 4 आ रहा है, लेकिन हमारा हमें पूछा c की वर्तमान आयु, c का रेशो क्या है 12, तो यानी 12x है c की एज, x की वैल्यू हमें पता है, तो 12 × 4 कितना आ जाएगा सर 12 चौक 48 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 63। एक हस्बैंड और वाइफ का मंथली इनकम दिया है 4:6 रेशो में। ठीक है, मतलब वाइफ और हस्बैंड एंड वाइफ का मंथली इनकम का रेशो है। ठीक है, और उनके मंथली एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है। ठीक है, इसके बाद वो हर महीने, जैसे हस्बैंड सेव करता है 1800, वाइफ सेव करती है 1600, तो मंथली इनकम निकालनी वाइफ की। भाई बहुत आसान सा है।
देखो अगर मैं हस्बैंड की मंथली इनकम मानूं तो मंथली इनकम उसकी 5x है, अगर मैं वाइफ की मंथली इनकम मानूं तो उसकी 6x है। वहीं से अगर आप देखें तो इनका ये रेशो है, ठीक है, ऐसे मान ये 6x आ रहा है ना, बस यहीं से काम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज देखो, एक्स रेशो है, अगर इनका एक्सपेंडिचर पूछोगे तो हस्बैंड का एक्सपेंडिचर है 3 और वाइफ का एक्सपेंडिचर है 4। तो आपको एक चीज याद होगी कि अगर एक्सपेंडिचर, अगर मैं इनकम, जैसे 5x हमारे पास इनकम है इसकी हस्बैंड की, अगर इस हस्बैंड की इनकम में से मैं क्या 1800 को माइनस कर दूं, किससे को माइनस 1800 को माइनस कर दूं, ठीक है, और वाइफ के एक्सपेंडिचर में से मैं 1600 को माइनस कर दूं, तो ये मुझे वाइफ की इनकम तो मुझे एक्सपेंडिचर के बराबर निकलेगा। या फिर इनको ऐड करके बात कर लो, या फिर इनके एडिशन के साथ जाओगे तब भी काम हो जाएगा आपका, एडिशन के साथ जाओगे तब भी काम। यानी अगर मैं इनकम में सेविंग माइनस कर दूं तो टोटल जो बचा है वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन गया इन दोनों के बीच में। समझ में आ रही है? 5x क्या इनकम है, ये 5x क्या इनकम में है, और ये 1800 क्या है, सेविंग है। तो इनकम में जब सेविंग माइनस की जाती है तो ये 3 क्या है, ये एक्सपेंडिचर है, तो जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर में आएगा। अब क्या करें सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, चलिए तो 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये 4 का ये 20x आएगा, माइनस का 36 यानी ये 7200 माइनस 3 का 4 साथ करोगे तो ये आपका 12x आएगा, माइनस 16 का 3 बार करोगे तो ये 16 × 48 आएगा भाई, ठीक है। चलो x को एक तरफ ले आओ और 4 × 12 और 4 × 5 20, सही है, गलत तो नहीं कर दिया, 4 × 5 20, ओ सॉरी 6x, ये 4x नहीं 6x है, सॉरी ये 4x नहीं 6x है, क्योंकि वाइफ का इनकम कितना है 6x, तो यहाँ पर 6x आएगा, ठीक है ना। तो ये 6x में जब 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 18x आएगा भाई, ये गलत हो गया, ये हमारा 18x आ जाएगा। अब x की वैल्यू एक तरफ, y की वैल्यू वैसी वैल्यू एक तरफ, मतलब वैल्यू वाली, ठीक है। तो देख ये कितना होगा सर, 20x माइनस 18x और 70 माइनस का 48 कर दीजिए भाई, तो ये बचेगा 2x और ये बचेगा 2400। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 1200। जब x की वैल्यू 1200 है, पूछा क्या है, पूछा क्या है, मतलब पत्नी मतलब वाइफ का एक्सपेंडिचर, तो वाइफ का एक्सपेंडिचर कितना है सर 6x है, x की वैल्यू हमें पता है कितनी है सर 12 है, 1200, तो मल्टीप्लाई कर दो, 1200 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 72 यानी 7200, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। बस अब रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, रीजनिंग वाले तो जस्ट लाइक अ लॉजिकल वाले मीन होती, बाकी बहुत आसान थे, ठीक है। यानी देखा जाए मैथ्स में 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैथ्स आता था वही करेंगे, और 3 ऐसे थे कि देखते ही हो जाते, ठीक है। चलिए यहाँ पर डिक्शनरी का क्वेश्चन है, डिक्शनरी में आपको कोई भी टर्म पूछा हमें मतलब नहीं, लेकिन हमें लेटर को पकड़ के चलना होता है। देखो पहला लेटर ढूंढोगे P है, फिर अगर दूसरा ढूंढोगे तो यहाँ पर A, यहाँ पर A, यहाँ पर A और E, तो E वाला सबसे लास्ट में आएगा, क्यों, क्योंकि A वाले पहले मिलेंगे, तो A 3 में है। चलिए तो 3 में से फिर अगले लेटर ढूंढना है, अगला लेटर देखो यहाँ पर R है, यहाँ पर R, यहाँ पर S, तो R वाला पहले मिलेगा, S वाला बाद में मिलेगा, तो एक बात कंफर्म है ये 3 पे आएगा, ठीक है। आगे जाओ, R के बाद A यहाँ पर मिला है तो यानी ये पहले नंबर पे है, और फिर T मिला है तो ये दूसरे नंबर पे, यानी जैसे ही पोजीशन मिलते जाए हम उसे छोड़ते जाएंगे, और फिर जो कॉमन है उनके अगले लेटर पर हम लोग मूव करेंगे। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें आपको रिवर्स करना था। क्या पूछा है, आपका जो क्रम लिखा है उसे रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है ना। यानी ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट यहां से स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं अगर सीरीज जैसे रिवर्स करना यानी 6F7 ऐसे सीरीज लिख रही है, ठीक है, तो मैं इधर से ही पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें दाएं छोर से मतलब इधर से पढ़ना है, क्योंकि ये सीरीज पलट के ऐसे आ जाएगी तो हमारे राइट हैंड साइड में ये पोजीशन आएगा, क्या आएगा, राइट हैंड साइड में ये आएगा ना, यानी R यहाँ पर आ जाएगा,
हमारा हैज टी ऐसे ही तो आएगा ना, तो राइट हैंड साइड से मतलब इधर से, ठीक है ना, 16वें एलिमेंट पर, तो 16वां काउंट कर लेते हैं भाई, 16वां हम लोग काउंट कर लेते हैं भाई, काउंट करो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 15 16 ये है, कौन है, लेस देन वाला सिंबल 16 पर आ रहा है। मैं ऐसे लिखता हूं, मैं ऐसे गया था ना, ध्यान रखना ये चीज का, मैं ऐसे गया हूं आर से, तो मुझे 16 पर मिला। अब क्या करना है, इस 16वें एलिमेंट के दाएं, ये मेन है, जब आप ऐसे जाओगे तो दाएं इधर ही आएगा, दाएं इधर ही आएगा, नहीं वापस लौट के आ जाओ छठवें पर, वापस लौट के, इसे आप रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो यही आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी एम आएगा हमारा। आप सोच रहे हैं लेफ्ट, आप लेफ्ट सर, इसके तो आप लेफ्ट में आए भाई, मैंने अब इस सीरीज को नए पैटर्न पे लिखा नहीं, आप लिखोगे ना तो एम उसके राइट में ही आएगा। मैंने सीरीज को रिवर्स ऑर्डर, क्योंकि यहां से मैं लेफ्ट गया, क्योंकि रिवर्स करोगे तो ये राइट साइड में ही आएगा, तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आप इसे रिवर्स करना, फॉलो करना, काम हो जाएगा। चलिए, फिल्म का संबंध निर्माता से है, यानी प्रोड्यूसर से है, तो कविता का संबंध किससे होगा, तो कविता देखो, फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर पोइट, कविता तो पोइट मतलब कवि, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। चले, अनस्क्रैबल वर्ड, भाई ये तो आपके लिए जस्ट लाइक रामबाण की तरह है, यानी ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको विथ ऑप्शन के साथ मिलेंगे, तो भाई अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आता तो इनको याद करके जरूर चले जाना। क्यों, तो यहां पर अगर आप इसे, इसमें 2 टर्म होते हैं, पहले इसे मीनिंगफुल बनाओ फिर ऑड वन आउट देखो, तो मीनिंगफुल इसका बनेगा सिस्टर, क्या बनेगा, सिस्टर बनेगा, और इसका आपका ब्रदर बनेगा, इसका आपका आंट बनेगा, आंट, AUNT, आंट, आंट मतलब आंटी, ठीक है ना, और ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4 ही आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये तो सारे रिलेशन में आ रहे हैं, लेकिन ये शब्द हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है, तो 4th ऑप्शन करेक्ट, इनकरेक्ट। वैसे मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको इसके करेक्ट वर्ड दे दिए थे, तो वहां से आपने हिंट दिए होंगे। ये एक नया प्रकार का पैटर्न है, नए प्रकार का, तो लेटेस्ट किया जा रहा है, इसमें नंबर का सेट दिया रहता है, लेकिन उसी पैटर्न के आधार पर हमें ऑप्शन निकाल, लेकिन नंबर के सेट में हमें रिलेशन ढूंढना होता है कि आखिर रिलेशन लगा क्या। देखो, अगर आप यहाँ पर रिलेशन देखोगे 9 का रिलेशन 55 और 64 से, अगर आप देखोगे ना, ये 9 को अगर मैं x मान लूं, ठीक है ना, तो इस x के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 6 का, तो कितना बनेगा, तो आप 9 का 6 बार मल्टीप्लाई करने पर प्लस कर दो, ठीक है, और फिर इस x में मैं 7 का मल्टीप्लाई करके प्लस कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। इसी प्रकार इस 7 को अगर मैं बाई मानूं, तो बाई में मैं मल्टीप्लाई करूं 6 का +1, और बाई में मल्टीप्लाई करूं 7 का +1, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैंने y 7 माना है, आप यहाँ पे पैटर्न फॉलो करो, तो y यहाँ पर 7 आया, 7 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो 42 + 1 करोगे तो 43, तो 43 ही लिखा है, 7 का 7 बार करोगे 49, 1 करोगे तो 50 ही मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर वही पैटर्न हमें फॉलो करना है भाई, ठीक है, वही पैटर्न फॉलो करना। देखो यहाँ पर 7 छक्के 42 है, तो सीधा है, इसमें प्लस नहीं हुआ है, 5 6 30 और 5, हाँ ये सही है, 5 देखो 5 है, और 5 का इंटू 6 हुआ तो आपका 31, ठीक है, 5 का इंटू 7 और +31, यानी ऑप्शन 4 ही नजर आ रहा है, ऑप्शन 4 ही सही है, क्योंकि यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। 5 का 6 बार फिर आपका 7 बार मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर देना। चलिए, ये एक नया पैटर्न फिर से आपके एग्जाम में आए, 2 पैटर्न नए देखे गए इस बार, तो उसी पैटर्न को फॉलो करना है। यानी पहले फिगर की काउंटिंग होती थी, लेकिन यहाँ पर पूछा ये है कि इस फिगर को बनाने के लिए हमें मिनिमम रूप से कितनी नंबर ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन की जरूरत होगी। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप बना ही लिया करो। जैसे अगर आप इस ट्राइंगल को बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, मेरा थोड़ा कर्सर ऐसा है तो थोड़ा, यहाँ पर कितनी लाइन हो गई सर, ये 3 हो गई, ठीक है, 3 लाइन तो यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर
मैं अगर इन लाइनों को मिला दूं, जैसे एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई और एक लाइन हमारी ये आ गई, ठीक है, तो ये लाइन कितनी हो गई, ये ब्लू वाली सर ये भी 3 हो गई। अब यहाँ पर और चीज फॉलो करेंगे, चलिए सर बिल्कुल कर देते हैं। देखो भाई कैसे, यानी एक लाइन आप ऐसे डालो, ठीक है, एक लाइन आप ऐसे डालो और एक लाइन आप ऐसे डाल दो, तो ये भी 3 है, तो टोटल फिगर बन गया हमारा, बिल्कुल बन गया। तो टोटल कितनी लाइन यूज हो रही है सर, 9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो जीएस के क्वेश्चंस तो आप लोगों ने देखे हैं। जैसे सांची का स्तूप कहाँ पर है, सांची का स्तूप का निर्माण डैश राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था, तो आपको पता है मौर्य के शासनकाल में किया गया था, मौर्य के, ठीक है। आगे जाओगे क्योंकि रीजनिंग रिपीट नहीं होती है, रीजनिंग बहुत कम रिपीट होती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सा पठार सोन नदी के घाटी के दक्षिण में है, तो आप बोलोगे सर बघेलखंड, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आप देखोगे 1982 में निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान की स्थापना की गई थी, ग्रामीण नोडल एजेंसी भी थी, तो नाबार्ड इज द करेक्ट आंसर, नाबार्ड है। अगर आप बात करोगे भारत में वित्तीय जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो समय होता है, ड्यूरेशन होता है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक, तो 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है। ये तो जीएस वाले क्वेश्चन से। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस किस्म का नाम से जाना जाता है, यानी हमारे पश्चिमी भाग में जो कपास पाई जाती है वो अमेरिका की किस कपास की किस्म है, तो नरमा है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट है, भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो कि कानून के समक्ष समानता की बात करता है, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 14 जो कि चाइल्ड से रिलेटेड है। तो ये हमारे जीएस के क्वेश्चन से, वहाँ से बाकी जीएस रिपीट नहीं होती, तो फिर भी मैंने करा दिया आपको, ठीक है। चलिए, तो इस सॉल्यूशन को यहीं पे रखते हैं, बाकी नेक्स्ट जो हमारे मॉक टेस्ट है उनके सॉल्यूशन में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स या फिर आप व्हाट्सएप नंबर सभी के पास है, तो आप व्हाट्सएप नंबर से मुझे बता देना। मैं मिलूंगा फिर अगली क्लास में। राधे राधे।